नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं पलायन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। पलायन जिसे सरकारें रोकने में नाकाम साबित हुई हैं। 2017 में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग की स्थापना की गई, लेकिन 2020 में इसका नाम पलायन आयोग निवारण कर दिया गया। हालांकि पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ग्रोथ सेंटर योजना जैसी योजना भी बनाई, लेकिन वो भी पलायन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पलायन एक ऐसा चिंता का विषय है जो सरकारों को भी लगातार परेशान करता रहा है। जो आंकड़े पलायन आयोग के देखने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि गांव पहाड़ के जो हैं वो लगातार खाली होते जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पहाड़ लगातार खाली होता जा रहा है? हालांकि सरकारें समय समय पर अपनी बात ज़रूर पटल पर रखती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हल अभी तक पलायन का कोई नहीं निकल पाया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पलायन को रोकने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं, या फिर सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो पलायन को रोकने में कारगर साबित हो सके। मैदान की अगर बात करें तो लगातार मैदान पर दबाव बढ़ता जा रहा है और गांव के गांव पहाड़ के खाली होते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि लगभग पहाड़ों में जो मकान है पहाड़ी शैली के, उनमें ताला लगा हुआ है या तो वो खंडर की स्थिति में है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार ऐसी सुविधाएं देंगी पहाड़ के लोगों को जो पहाड़ से पलायन ना हो सके। इसी पर बात करने के लिए हमने कांग्रेस और भाजपा जो मौजूदा सरकार है उनसे बात करी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन लोगों ने। नमस्कार सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से मैं सिद्धार्थ शर्मा बोल रहा था। आपका सर स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर, राज्य को बने 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो पलायन की स्थिति है वो लगातार जारी है सर। 2017 में पलायन आयोग बनाया गया था, लेकिन 2020 में इसका नाम पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। समय पर सरकारों ने सर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो या पलायन रोकथाम योजना हो या फिर ग्रोथ सेंटर की योजना बनाई हो, लेकिन सर जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं सर वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। तो उसको किस तरीके से विपक्ष देखता है सर? बीजेपी का कंसंट्रेशन केवल नाम बदल में रहा है। जैसे योजना आयोग का नाम नीति आयोग किया, लेकिन जो योजना आयोग में काम होते थे आज नीति आयोग बनने के बाद वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह पलायन आयोग का नाम पलायन निवारण आयोग रख दिया, लेकिन पलायन में कहीं कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस ने अपने समय में अनेकों काम किए जिससे पलायन रुके। जैसे नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर सिडकुल की स्थापना हुई। आदरणीय हरीश रावत के टाइम पर दुग्ध में पर लीटर 4 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई ताकि गांव में लोग गाय इत्यादि का कार्य, डेयरी का काम करें और अपने घरों में रहें। लेकिन बीजेपी की सरकारों में ऐसा कुछ देखने को कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं दिखा। और अब एक चिंता का विषय और हमारे लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए हो गया है, क्योंकि जो अग्निपथ योजना आई है इससे और ज्यादा पलायन बढ़ेगा। सर 68,000 करोड़ रुपए का सर हमारा बजट है, जबकि हमें सर 16,000 करोड़ रुपए का केवल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। सर 10 जिलों की अगर बात करें में से सर 3 जिले केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी है, लेकिन 10 जिलों में जो हमारे पहाड़ी जिले हैं सर वहाँ पर जीडीपी नहीं है। तो सर उसको किस तरीके से उसको मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है सर? विपक्ष किस तरीके से देखता है सर? देखिए, जब पलायन होगा, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ कोई रेवेन्यू जनरेशन का कोई तरीका ही नहीं है। हम केवल फॉरेस्ट, हमारी लैंड जो है बटी हुई जोत है। 30-35% हमारी लैंड जो है ना, 70% के आसपास हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की जमीन है वो रिजर्व फॉरेस्ट में है। और लोग हिमाचल से तुलना करते हैं, हिमाचल में उल्टा है। वहाँ 70% लैंड काश्तकार की हैं, 30% लैंड जो है वो फॉरेस्ट में है। उत्तराखंड में 30% लैंड काश्तकार के पास है, 70% लैंड जो है फॉरेस्ट के पास है। सर प्राइवेट सेक्टर जो है वो सर पहाड़ पे उद्योग लगाना चाहता नहीं।
सरकार के पास पैसा नहीं, तो सर क्या किस तरीके से सर पहाड़ का विकास होगा सर? पहले आपको याद होगा कि कई किस्म की सुविधाएं छूट दी जाती थी, लेकिन वो केवल तब तक होता था जब तक छूट के लिए फैक्ट्री लगाते थे। फेक फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री हरिद्वार में सिटकुल में लगी है, एक फैक्ट्री पहाड़ में लगी है, और जैसे ही वो छूट का टाइम खत्म हुआ और वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो ये हमारा टेस्टेड एक नमूना है। तो वो ना होकर हमको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की तरफ जाना पड़ेगा, जिस तरह जापान और चाइना में है कि छोटी छोटी चीजें जिसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, उस तरीके की स्कीम, उस तरीके की योजनाएं हमको लाने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ क्या चीज फिजिबल होगी, इसमें एक एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए जो पूरा स्टडी करे, उसके मॉडल्स तैयार करे, और वो मॉडल सक्सेसफुल होते हैं तो पूरे पर्वतीय क्षेत्रों से उसको लागू किया जाना चाहिए। तो सर कांग्रेस मानती है कि पलायन जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि पहाड़ जो है वो लगातार खाली होते जा रहे हैं और मैदान पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। निश्चित ही कांग्रेस मानती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, नारायण दत्त तिवारी जी ने इतने बड़े सिटकुल के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सिटकुल की स्थापना की। उन्होंने अनेक इंस्टीट्यूट देने की कोशिश की, और हरीश रावत जी के टाइम में भी मेरा वृक्ष मेरा मित्र, दूध में 4 रुपए का बोनस प्रति लीटर, जो बोनस नहीं कहना चाहिए, मतलब प्रोत्साहन राशि इत्यादि अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई जिससे पलायन को रोकने में मदद हो सकती थी। सर ये लगातार जो पलायन है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है सर? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ही डरावने वाले आ रहे हैं, चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ खाली होता जा रहा है। देखिए, ये ठीक है कि पलायन आज भी एक समस्या के रूप में हमको दिखाई देती है, लेकिन आप थोड़ा सा पिछले आंकड़ों तक देखो तो प्रति वर्ष होने वाले पलायन में रोक लगी है, कम हुआ है। क्योंकि आज सड़कें हर गांव तक जा रही हैं, बिजली हर गांव में चलेगी है, आपका जो इंटरनेट के माध्यम से जो फोन की सुविधाएं है वो गांव जा चुकी हैं। तो स्वाभाविक से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वापसी भी हुआ है। इस बीच में ये कहूंगा, खासतौर पर जो सेना से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने एक अभियान के रूप में इसको लिया। बहुत ही संख्या में लोगों के मुझे भी फोन आ रहे हैं कि वो अपने जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो सब लोग गाँव में अपना घर बनाना चाहते हैं, और उनकी जो दिक्कत है उसको माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार उनके साथ मीटिंग भी हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि इसकी सुविधाएं जब मिलती चली जाएंगे तो लोगों का वापसी आना प्रारंभ होगा। ये ठीक है कि पलायन जिस गति से रुकना चाहिए, अभी इसको गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है जी। लेकिन सर जो प्राइवेट सेक्टर है वो पहाड़ में निवेश करना नहीं चाहता। सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो पहाड़ पे निवेश करके उद्योगों को ला सके। तो सर उसको किस तरह से, क्योंकि रोजगार या शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये सुविधाएं जो है वो पहाड़ पर अभी भी एक्टिव नहीं हो पाई है, मजबूत नहीं हो पाई। ठीक कहना आपका कि रेलवे कनेक्टिविटी इसके लिए बहुत आवश्यक है। और अभी चाहे आपका कुमाऊं का क्षेत्र हो, गढ़वाल का क्षेत्र हो, उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर एक व्यापक विजन लेकर वो उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा समय इस रूप में लग रहा है। इसके साथ साथ अभी हमने तय किया है कि जो हमारे जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र में कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चयन के लिए जिलाधिकारी को बोला गया है। कई स्थानों पर ये भूमि चयन भी हुए हैं, कुछ स्थानों पर उद्योग लगे भी हैं, लेकिन उसको व्यापक स्वरूप देने के लिए अभी और आवश्यकता रहेगी। और इस दिशा में मुख्यमंत्री से जो हमारी अभी संगठनात्मक रूप से जो बैठक हुई है उसमें विषय आया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी भूमि जो विभागों सरकारी भूमि है, हमारे अधिकतर वन क्षेत्र जुड़ी हुई है, संभव नहीं हो पाता उन क्षेत्रों उनको भूमि को औद्योगिक से स्थापित करें, लेकिन अनेकों विभागों की जो ऐसी भूमि है जो विभागों के नाम है, लेकिन अभी तक उनमें कोई उसका विभाग का कोई उसमें प्रकल्प नहीं चल रहा है। तो ऐसी भूमि को चिन्हित करते हुए औद्योगिक भूमि के रूप में उनको स्थापित करते हुए और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको वहाँ आमंत्रित किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल और है कि प्रदेश में अगर 13 जिले हैं, 13 जिलों में से केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, इनकी जीडीपी की अगर बात करें तो लगभग 12% है, लेकिन पहाड़ के जो 10 जिले हैं हमारे, उनकी जीडीपी 2% की है, क्योंकि टूरिज्म। मैंने बताया ना, मैं इस बात से सहमत हूँ। कभी पहाड़ के अंदर उद्योग ले जाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे नहीं हो पाए हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ा विजन इस रूप में लिया है, और पहली बार ऐसी भूमि का चयन हम लोग कर रहे हैं। और अनेकों उद्यमी जो पहाड़ में स्थापित होने वाले उद्योगों के बारे में सोचते हैं, उस दिशा में प्रयास किया जाए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने परंपरागत खेती का विषय को भी हम लेकर काम चल रहे हैं। और अभी इस बीच में महाराष्ट्र के राज्यपाल उत्तराखंड आए थे, एक बड़ा विजन हमने लिया है। तो ऐसे कृषकों को जो परंपरागत खेती और जैविक खेती के रूप में ये हमारा राज्य स्थापित हो, इस दिशा में लोग प्रयास करें, और छोटे लघु उद्योग
और वो भी परंपरागत खेती के निर्मित हो, जिससे कि एक अच्छी आजीविका उस क्षेत्र में हो, लोगों को उसका लाभ मिले। इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर कह सकते हैं कि 22 साल हो गए उत्तराखंड को, लेकिन अब 23वें साल में प्रवेश कर लिया है उत्तराखंड ने, तो अब पलायन पर सरकार एक बेहतर प्रदर्शन करके एक अच्छा काम करेगी सर, उम्मीद रखें सर? हाँ, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी सहित हमारी पूरी हमने 2 वर्ष के केंद्र का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और कौन कौन से ऐसे उद्योग छोटे हो सकते हैं जिस उद्योग में स्थापित कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास जारी है और बहुत जल्दी आपको गुणात्मक सुधार दिखाई देंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।